हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख हो चुकी है 22 मार्च 2023 दिन बुधवार का और हिंदी तिथि प्रतिपदा यानी कि एकम। तो आइए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, आपको बता दें आज 22 मार्च चैत्र नवरात्रा और हिंदी नव वर्ष शुरू हो चुका है। तो हमारी श्रेष्ठ भारत की टीम और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से। अच्छा, तो पहली बड़ी खबर है, जी हाँ, पीएम मोदी आज ITU के क्षेत्र में कार्यालय और नवाचार का करेंगे उद्घाटन दिल्ली में। जी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्र में कार्यालय और नवाचार का उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान भारत में 6G दृष्टि का पत्र आवरण करेंगे तथा 6G अनुसंधान और विकास का केंद्र का शुभारंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री कॉल फॉर यू डिग ऐप का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, हिंदुत्व झूठ की बुनियाद पर टीका एक्टर ने क्यों किया ट्वीट, हुआ अरेस्ट। चलिए क्या खबर है आपको बता दें, कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार अहिंसा हिंदुत्व पर विवादित ट्वीट करना भारी पड़ चुका है। और बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार को अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया है। और मामला यह था कि उन्होंने ट्वीट किया था कि हिंदुत्व झूठ पर बना हुआ है। और उस अभिनेता के खिलाफ बजरंग दल बेंगलुरु उत्तर इकाई के संयोजक शिव कुमार ने शिकायत की थी। शिव कुमार की शिकायत पर देशाद्रीपुरम पुलिस ने उस अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और आपको बता दें फिर FIR में कुछ धाराएं लगी और किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर दुर्भावपूर्ण कार्य को लागू किया है। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, बड़ी काम की अपडेट है। अगर पिछले साल बदली थी अपनी नौकरी तो भर ले ये फॉर्म, वरना टैक्स भरकर जेब हो जाएगी आपकी खाली। जी आपको बता दें अगर आप सैलरी प्रोफेशनल है यानी कि हर महीने आपके खाते में सैलरी आती है ना, और आपने पिछले साल नौकरी को चेंज किया है यानी कि 2022 के अंदर मार्च में आपने नौकरी बदली है ना, तो फिर एक फॉर्म अवश्य भर ले, वरना आपके टैक्सेशन में गड़बड़ आ सकती है। जी हाँ, वो फॉर्म है 12B 1 मार्च। ये फॉर्म आपको भरना है ताकि आपका प्रीवियस आपके इनकम के हिसाब से टैक्स में कैलकुलेट किया जा सके। अगर आपने जल्दी फॉर्म नहीं भरा ना तो आपकी बढ़ती हुई सैलरी पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। चलिए तो अगला अपडेट आ रहा है, अतीक अहमद के दफ्तर से नो ऑफिशियल एक तमंचा मिला और दीवार और फर्श में मिला 74 करोड़ 62 लाख रुपए कैश। और पुलिस की रेड में 5 गुर्गे अरेस्ट हो चुके हैं। जहाँ दरअसल आपको बता दें उमेश पाल हत्याकांड में 26 दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद के ऑफिस में छापा मारा था। और चकिया स्थित ऑफिस में 74 लाख 62 हजार रुपए कैश मिले और एक पिस्टल मिली और एक तमंचा भी मिला और कुछ कारतूस मिले। और पुलिस ने अतीक के 5 गुर्गों यानी कि 5 आदमी को गिरफ्तार किया है, उनके साथ काम करने वालों को। और इसके बाद फर्श तोड़ने के बाद 500 और 200 के नोट मिले जो कुल मिलाकर 74 लाख 62 हजार रुपए कैश थे। और उन नोटों को गिनवाने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली बजट को मंजूरी दी, केजरीवाल केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि नीचे से ऊपर तक अनपढ़ों की जमात बैठी हुई है। तो क्या माजरा है समझते हैं। तो गृह मंत्री मंगलवार को दिल्ली के सरकारी में बजट को मंजूरी दी थी और सोमवार को दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के केंद्र पर दिल्ली बजट को रोकने का आरोप लगा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को विज्ञापन समेत 3 मुद्दों पर जवाब मांगा था। इस पर दिल्ली सरकार ने इस पर कोई वापस जवाब नहीं दिया था, इसलिए बजट पेश नहीं हो सका। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, सिसोदिया को आज भी नहीं मिली जमानत। जहाँ दिल्ली की अदालत मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 24 मार्च रखी है। CBI के वकील की अदालत में कहा कि जांच एजेंसी के पास आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन है और यदि सिसोदिया बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। अच्छा, अगला अपडेट है, RSS की तुलना मुस्लिम बद्रगुट से करके बुरे फंसे राहुल गांधी, बिहार के अंदर उनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज। जहाँ ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना के मिस्र के प्रतिनिधित्व आतंकी संगठन मुस्लिम बद्रगुट से की थी। जहाँ मुस्लिम बद्रगुट से राष्ट्रीय स्वयं संघ की तुलना की थी राहुल गांधी ने। इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष ने और न्यू एरिया सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्र किशोर पारासर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण कुमार के कोर्ट में मामला दर्ज करवाया है और 29 मार्च को सुनवाई होगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या मौत की सजा का फांसी के अलावा कोई दर्दनाक और अधिक मानवीय तरीका हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। जहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फांसी की सजा को टालकर इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है दर्दनाक मौत देने का। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, क्या मौत की सजा फांसी के अलावा कोई और अधिक मानवीय तरीका हो सकता है। कोर्ट के इस मुद्दे पर विचार को लेकर विशेषज्ञ समिति अभी गठन करने के लिए संकेत दिए गए हैं। इस मामले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है, जहाँ नितिन गडकरी को फिर से मिली फोन पर धमकी, आरोपी ने की 10 करोड़ की मांग, नहीं मिले तो नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय में मंगलवार सुबह 2 बार और दोपहर 1 बार धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम जयेश पुजारी उर्फ जयेश कंथा बताया और 10 करोड़ रुपए की मांग के लिए उन्होंने फोन किया और रुपए न मिलने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और फोन करने वाले ने स्वयं को माफिया बताया। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, मथुरा विवाद को लेकर शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर 25 को होगा फैसला। जी हाँ, मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान को लेकर मंदिर और शाही ईदगाह को कुछ दशक पहले विवाद चला रहा है। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद जारी है और आपको पता होगा 20 मार्च को इसका निर्णय आना था, लेकिन अब ये फैसला 25 मार्च को आएगा। और कृष्ण जन्मस्थान को लेकर शाही ईदगाह विवाद को लेकर अभी तक न्यायालय ने याचिकाएं दायर की है और 8 फरवरी 2023 को दोनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष का आरोप था कि मुस्लिम पक्ष के लोग शाही ईदगाह का विस्तार करने के लिए मौजूदा सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, इंडियन एविएशन सेक्टर की तरफ से बोइंग ने कहा कि अगले 20 वर्षों में भारत को 31,000 पायलट की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ, भारत के एविएशन मार्केट
मार्केट्स में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। एयर इंडिया ने 470 विमानों को खरीदने का ऑर्डर दिया है। इंडिगो भी नए विमान को खरीदने के लिए ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में इन विमानों के लिए बड़ी संख्या में पायलट और मैकेनिकल्स की जरूरत पड़ेगी और विमान बनाने वाली कंपनी अमेरिकी बोइंग ने कहा कि अगले 20 वर्षों के अंदर 31,000 पायलट्स और 26,000 मैकेनिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। राइट, तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है। अंतरिक्ष से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा। वन वेब मिशन में इसरो की अहम भूमिका रहेगी। ये आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की एक और कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश पर लगी हुई है। 26 मार्च को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 36 सैटेलाइट को प्रेक्षित करेगा। इन सभी सैटेलाइट को प्रेक्षण यान मार्क 3 LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये सभी सैटेलाइट संचार कंपनी में वनवेब के हैं और 600 से ज्यादा वनवेब के हो जाएंगे सैटेलाइट। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है। जी हाँ, महत्वपूर्ण अपडेट है। दिल्ली NCR में भूकंप के तेज झटके देर तक महसूस हुए। अफगानिस्तान था केंद्र। आपको बता दें, दिल्ली NCR में भूकंप के डराने वाले झटके तब महसूस किए जब ज्यादातर लोग रात को खाने के बाद सोने की तैयारी में थे या आराम फरमा रहे थे। इसके बाद लोगों की बेचैनी बढ़ गई। बहुत सारे लोग सड़कों और पार्कों की तरफ भागने लगे। भूकंप का तेज झटका इतना जोरदार था कि लोग घर, दुकान, बाजार या सड़क पर कहीं नहीं थे। उन्होंने यह सब कुछ महसूस किया था। फिलहाल लोग दहशत में हैं और इस झटकों को लेकर काफी दर्द महसूस किया लोगों ने। और बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान था। उनकी हरकतों की वजह से आया था और लोग काफी डर गए थे। और इस भूकंप की तीव्रता मापने का रिएक्ट पैमाने पर 7.7 मापी गई है। भूकंप के झटके ने भारत के साथ पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन में महसूस किए गए हैं। यह झटका देर रात को 10:17 पर महसूस किया गया था और लगभग 45 मिनट तक उन्होंने ये भूकंप का झटका महसूस किया लोगों ने और लोगों का रिएक्शन बहुत जोरदार था। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर है पंजाब से अमृतपाल सिंह को लेकर। जी 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अमृतपाल सिंह की फरारी पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा। NSA के तहत केस दर्ज। जी आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें से हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने दी और इस वजह से सरकार और पुलिस के अंदर बहुत ही फटकार चल रही है। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है योगी सरकार को लेकर। 2 सालों में 64 गैंगस्टरों की 2,000 करोड़ की संपत्ति जब्त। जो नहीं माना घर पर चला बुलडोजर। जी आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पिछले 2 सालों में 64 गैंगस्टरों की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं है। अगर इन दोनों की संपत्ति में मिला ले तो लगभग 3,000 करोड़ हो जाती है। जी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है। इस सिलसिले में योगी सरकार ने 6 सालों में 64 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और गुंडों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो रही है और इसमें से माफियाओं की संपत्ति को जब्त करना, अवैध कब्जे को छुड़ाना और बुलडोजर चलाना शामिल है। वही अगला अपडेट है दीदी की तरफ से। केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29 और 30 मार्च को अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना देगी ममता बनर्जी। यह पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी अपने राज्य के निलंबित केंद्रीय बकाया विरोध के इस महीने में यानी मार्च माह में दिल्ली में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। जी हाँ, भुवनेश्वर के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी उन्होंने कहा कि 29 और 30 मार्च के बीच 2 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने कहा कि 100 दिन के काम का पैसा नहीं दिया गया, बजट में भी बंगाल को कुछ नहीं मिला, इसलिए केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ 29 और 30 मार्च को अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे दीदी। अच्छा, अगला अपडेट है मौसम विभाग को लेकर। किसान भाइयों की बढ़ती समस्या। तो आपको बता दें, एक चक्रवातियों का क्षेत्र राजस्थान और इसे सटे पश्चिम मध्य प्रदेश पर बना हुआ है और एक तरफ पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण से उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की उत्तरी पश्चिमी खाड़ी तक जारी है और एक चक्रवातियों का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है और एक तरफ उत्तरी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान चक्रवाती परिसंचरण तक फैली हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश की मध्यपात हुआ है और जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम, असम और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है और दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और कुछ हिस्सों में तमिलनाडु और उत्तरी कोंकण में हल्की से मध्यम बारिश की गरज के साथ हुई है, जो कि किसान भाइयों को लेकर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है क्योंकि इस समय बेहद ही ज्यादा फसल खराब हो रही है। तो वहीं आपको बता दें, अगले 24 घंटों के अंदर कहां बारिश होगी और कहां रेड अलर्ट जारी किया है। तो 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम से कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारी जारी रहेगी और एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 23 मार्च की शाम हिमालय तक पहुंच जाएगा। हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश और गतिविधियां एक बार फिर से 23 तारीख से शुरू हो सकती है और 24 मार्च को तीव्र वृद्धि से होगी। दिल्ली एनसीआर में राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में बारिश होने की गतिविधियां बढ़ सकती है, तो अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की गरज के साथ ही बौछारी संभव है और पश्चिम हिमालय में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का इनकार नहीं किया जा सकता है, वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो इस बारिश का मतलब है किसान भाइयों का रोना। वही अगला अपडेट है, यूपी सरकार की इस योजना के तहत युवा शुरू कर सकते हैं स्वरोजगार, ऐसे करें अप्लाई। जी आपको बता दें, ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन द्वारा उद्यमिता विकास के संपर्क कर सकते हैं केंद्र में जाकर और कार्यालय में
में जाकर इसका आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, डिजिटल स्ट्रक्चर, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री युवा रोजगार के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ेगा। और इन दिनों जिला उद्योग के प्रोत्साहन तथा उद्यमता विकास के केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फार्म भरे जा रहे हैं और लोन मांगे जा रहे हैं। और इस योजना के तहत 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और स्कूल पास युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए उद्योग क्षेत्र में लगभग 25 लाख रुपए, वहीं स्वरोजगार क्षेत्र में अधिक 10 लाख रुपए तक का आवेदन प्राप्त किया जाएगा। और अगला अपडेट आ रहा है किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक कर पाएंगे पंजीयन। जहां प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान अब 25 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। सरकार ने वर्षा की स्थिति को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए गेहूं को उत्पादक किसानों में समर्थन मूल्य की योजना का लाभ देने के लिए पंजीयन पोर्टल को 22 से 25 मार्च तक खोलने का निर्णय लिया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली 10 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। जहां इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार विद्युत नियामक आयोग द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर में दावे आपत्ति की औपचारिकता पूरी कर ली गई है। और उल्लेखनीय फ्लू कॉस्ट बढ़ाने के कारण विद्युत कंपनी को बिजली दर बढ़ाना प्रस्तावित किया था और बिजली दर में 20 से 25 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का और बढ़ाने का प्रस्ताव था। अच्छा, तो उम्मीद है ये जानकारी अपडेट काम की खबरें आपको जानने को मिली होगी। तो इसी काम की खबरों से जुड़े रहने के लिए श्रेष्ठ भारत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। और इसी के साथ हमारी टीम की मेहनत मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जिंजा भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।